ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन का टॉपिक है। आप अगर बीकॉम के स्टूडेंट हैं या बीएस कर रहे हैं, फंक्शनल इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पर रीडिंग कम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन आता है। अनसीन पैसेज, सीन पैसेज, ये आप पहले भी करते रहे, सही है, यही चीज़ होती है। तो हम इसमें ये बात करने वाले हैं कि ये किस तरह अटैम्प्ट किया जाता है। सही, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन क्या थे, किसको है। देखिए, कम्प्रीहेंशन के वर्ड की अगर हम बात करें तो कम्प्रीहेंशन का मतलब ही समझना है। सही है। कम्प्रीहेंशन इज़ द अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट इज़ राइट। जो कुछ आपने पढ़ा है उसको आपको बताना भी आए, जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ भी आ जाए। तो समझ आएगी तो आप बता सकेंगे ना। अगर आपने पढ़ा और आप बता नहीं सकते तो इसका मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग सही नहीं हुई है। और कुछ लोग वो होते हैं जिनको समझ तो अच्छी आ जाती है लेकिन समझाना नहीं आ रही होती है। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपकी रीडिंग स्किल्स के साथ साथ आपकी राइटिंग स्किल्स को भी देखा जा रहा होता है। ये भी देखा जा रहा होता है कि कितना आपको समझ में आया और कितना आप समझाना जानते हैं। सही है। इसको आप कन्वर्सेशन की तरह समझें। अगर आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं और वो बातें बता रहा है कुछ आपको, अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो आप फीडबैक कैसे देंगे। अगर बीच में उसने कोई क्वेश्चन कर लिया या ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें आप कोई क्वेश्चन करना है, उसको भी पता चल जाता है आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन में हमें जो पैराग्राफ मिलता है, पैसेज मिलता है, उसके लास्ट में आपने देखा होगा क्वेश्चंस होते हैं। तो वो यूं ही है जैसे कि कन्वर्सेशन। अगर बंदे को बात समझ ही नहीं आई तो वो उसका जवाब कैसे देगा। सही है। अच्छा, अब ये सीखा कैसे जा सकता है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर हम काम करके अपनी कम्प्रीहेंशन स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। तो देखो, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम रीडिंग की बात कर रहे हैं तो पहली जो चीज़ है वो ये कि जो वर्ड्स उसमें यूज़ हुए हैं उनके मीनिंग्स आपको पता हो। ज़्यादातर का मीनिंग मतलब अगर पता है और कुछ का नहीं भी पता तब भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस लफ्ज़ का यहाँ पर ये मतलब होगा। कभी होता है ना, कॉन्टेक्स्ट से बात समझ में आ जाती है। सही। तो डेफिनेशंस, कोई ऐसी टर्म वहाँ यूज़ हुई है, अगर टर्म का ही नहीं पता यार इसका क्या मतलब है तो बहुत मसला हो जाएगा। सही है। तो कुछ ना कुछ ज़रूर पता होना चाहिए, मीनिंग्स का आइडिया ज़रूर होना चाहिए। सही है। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा अहम तरीन बात है वो ये कि आपको उस टेक्स्ट में जो आप पढ़ रहे हैं मेन आइडिया फाइंड करना आता हो। अब मेन आइडिया कैसे फाइंड करते हैं, देखो, ये बात वैसे मैंने तो लेक्चर्स में बताई है कि पैराग्राफ लिखते हुए हम सबसे पहले एक्सपॉजिटरी पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं। पैराग्राफ की कई टाइप्स है ना, डिस्क्रिप्टिव भी होता है, नैरेटिव भी होता है, एक्सपॉजिटरी भी होता है, आर्गुमेंटेटिव भी होता है। मैं एक्सपॉजिटरी पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ कि उसमें सबसे पहले हम टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं। टॉपिक सेंटेंस के बाद मेन आइडिया लेकर आते हैं और सपोर्टिंग डिटेल्स। ये मतलब क्या लें, जिस तरह एक हेड होता है ना, हेड के बाद बॉडी, बॉडी के बाद कंक्लूजन, जिसको आप फुट कह लें, वही एक बंदे की एग्जांपल दी जाती है। अगर इंसान है और उसका सर नहीं है तो मतलब वो अधूरा है। तो इसी तरह जो आपका फर्स्ट सेंटेंस होता है इन अ पैराग्राफ, इन एन एक्सपोजिटरी पैराग्राफ, उसकी मिसाल एक सर की तरह होती है। सही है। मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, ये मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पर वीडियो अभी तक अपलोड नहीं किया। अगर आप कहेंगे ना कि अपलोड करते हैं तो मैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर आगे टाइम निकाल के उस पर भी कोई ना कोई वीडियो बना लूँगा। तो भाई, मेन आइडिया जो होता है ना, वो वाली बात होती है जिसमें की कॉन्सेप्ट बताया जा रहा होता है, मेन पॉइंट्स बताए जा रहे होते हैं कि असल बात ये है। सारी बातें काम की नहीं होती हैं। जब कोई राइटर लिखता है ना, अपनी बात को समझाने के लिए वो शुरू में कुछ ऐसी एग्जांपल्स देता है, कुछ इस तरह की बातें करता है कि उसकी असल बात क्लियर हो जाए। तो वो जो असल बात है ना पैराग्राफ में, वो आपको समझ में आनी चाहिए, वरना क्वेश्चंस के आंसर क्या, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सही है। तो मेन आइडिया आपको पता होना चाहिए कि मेन आइडिया इसमें क्या है, असल बात क्या हो रही है। सपोर्टिंग डिटेल्स भी आपको फाइंड आउट करना आनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूं जो कि मैंने एक्सपॉजिटरी पैराग्राफ पढ़ाते हुए क्लास में दी थी। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ा है ना डायरेक्टली, वो मेरी बात का मतलब समझ रहे होंगे। वहाँ मैंने ये बताया था, एक जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी कि अगर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लिव, या कोई और कंट्री ले लें आप,
टर्की कह लें या कनाडा कह लें या जो भी कंट्री आप, अब ये जो पहली बात हमने की ना कि ये कंट्री दुनिया में सबसे बेहतरीन है रहने के एतबार से, तो ये चीज़ हमारी टॉपिक सेंटेंस कहलाती है। गोया कि ये एक दावा होता है, और दावा करने के बाद फिर हम दलीलें देते हैं कि भाई क्यों है ये एक बेहतरीन कंट्री रहने के लिए। तो उसके बाद जो बातें होंगी ना, वो जो रीजंस होंगे वो सपोर्टिंग डिटेल्स कहलाएंगे या एविडेंसेस कहलाएंगे। सही हो गया। और उसके बाद लास्ट में जो जुमला हम लिखेंगे अपने पैराग्राफ को ख़त्म करते हुए, वो कंक्लूडिंग सेंटेंस कहलाएगा, जिसके अंदर हम सारी बातें जो ऊपर की है ना उसी को दूसरे लफ्ज़ों में रिपीट कर रहे होते हैं कि लिहाजा हमें चाहिए कि हम वहाँ जाएं और वहाँ रहने की कोशिश करें या वहाँ पर अपने मुस्तकबिल को ढूंढें। सही है। तो ये हो गई 3 चीज़ें, टॉपिक सेंटेंस, कंक्लूड, सपोर्टिंग डिटेल्स और टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स और कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो भाई यहाँ पर ज़रा हो गई कुछ बात लंबी, मैं बहरहाल इस पे अलग वीडियो बना दूंगा। जिसको नहीं पता था कुछ ना कुछ तो इंशाल्लाह उसको समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं। अगर आपको कम्प्रीहेंशन स्किल्स अपनी पॉलिश करनी है तो आपको इन्फ्रेंसेस का भी पता होना चाहिए। देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लफ्ज़ों में नहीं होती हैं, उसको वैसे समझा जाता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि हर इंसान हैवान है और हर हैवान जानदार है, तो मतलब क्या हुआ? इंसान जानदार है। ये मैंने कहा नहीं लेकिन तुमने समझ लिया। सही है। तो वही वाली बातें जो कि टेक्स्ट में मौजूद नहीं है, हम खुद ही समझ लेते हैं कि यार अगर ये यहाँ नहीं था इस वक्त तो फिर कहाँ था, इसका मतलब है कहीं और था। ये इन्फ्रेंस है। सही है। ड्राइंग कंक्लूजन, ये स्किल भी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप नतीजा खुद ही समझना शुरू करें कि यार आगे क्या होगा। अगर ये वाली बातें कर रहा है उसका मतलब है ये समझाना चाह रहा है, ये साबित करना चाह रहा है। क्लियर है। अच्छा, एक और जो चीज़ है, देखो बहुत चीज़ें बहुत सारी हैं लेकिन वो ये कि ये भी समझ में आ जाए ये भी आ जाए। जब आपको टेक्स्ट समझ में आने लगता है ना, असल में आप सारे काम कर रहे होते हैं। ये इसको अलग अलग बताने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी एक चीज़ पर अभी तक वर्किंग नहीं की है तो भाई कर लो अब। क्लियर है। रिकग्नाइजिंग द टेक्स्ट पैटर्न, अगर आपको ये पता चल जाए कि राइटर अपनी बात इस तरह समझा रहा है तो आपके लिए आसान हो जाता है मेन चीज़ को समझना, मेन आइडिया को समझना। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉज एंड इफ़ेक्ट का पैटर्न हम यूज़ करते हैं। देखो वो मैं टेक्निकल राइटिंग एक जगह पढ़ा रहा था, तो उस एक वीडियो भी मैंने अलग से अपलोड की हुई है चैनल पर, अगर आप जाएंगे ना नीचे। अब यहाँ पर मैंने पूरा ये खोला हुआ है तो मैं क्या बताऊँ, आइकन होता है ना चैनल का, अब उस पर क्लिक करेंगे चैनल के अंदर चले जाएंगे, वहाँ वीडियो प्ले लिस्ट पर जाएंगे ना टेक्निकल राइटिंग, वहाँ पर पैटर्न के हवाले से बात की गई है कि कौन कौन से पैटर्न यूज़ किए जाते हैं। वो स्पेशली टेक्निकल राइटिंग में बात हो रही थी, लेकिन वो पैटर्न हम कहीं और भी यूज़ करते हैं। जैसे अपनी बात को बताना है ना, कॉज एंड इफ़ेक्ट करके भी हम बता रहे होते हैं। मतलब ये कि अगर तुम ऐसा करोगे तो इफ़ेक्ट क्या होगा, ये हो जाएगा। सही है। ये पैटर्न आपको समझ में आ गया। इसी तरह आपने देखा कि नहीं, ये वाला पैटर्न नहीं चल रहा, राइटर ये वाले पैटर्न में समझा रहा है, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। मतलब ये कि इस बात को बताने के लिए उस बात से इसका कंपैरिजन चल रहा है। सही है। इस तरह वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। समझाने का अंदाज़ क्या है, वो पैटर्न क्या है, ये आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, ताकि वो नीचे जो क्वेश्चन है ना वो आप कर सकें। सही हो गया। समराइजिंग भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि आंसर भी तो देना है ना आपने। कुछ तो आंसर्स ऐसे होते हैं क्वेश्चंस के, पैसेज के नीचे जो होते हैं उनके आंसर्स कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। जैसे वो बचपन में करवाते थे ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक निशान लगा लो, तो भाई ये इसका पहले का जवाब है, और नीचे आ जाओ दूसरे का, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो आंसर कॉपी पेस्ट वाले हैं ना, ये हर जगह नहीं चलते। जब आपका लेवल बढ़ता है ना तो फिर आपको और तरीके से टेस्ट किया जा रहा होता है। तो भाई समराइज़ करना आपको आना चाहिए। मतलब ये कि पूरी बात आपने पढ़ी, पूरी कहानी पढ़ ली, अब उसको समराइज़ करके बताना आना चाहिए। मतलब समराइज़ में आप जो फालतू की बातें हैं या ये कह लें कि डिटेल्स हैं, उनको आप काट देते हैं और आप एक्चुअल बात बता देते हैं। मतलब ये कि अगर कहानी में बात चल रही है कि उसने रोटी पकाई, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसने तेल लगा के पकाई थी या घी लगा के पकाई थी, बस पका दी थी। सही है। आगे काटा, सीन काट देना है फिर आपने। पैराफ्रेजिंग भी आपको आनी चाहिए। पैराफ्रेजिंग का मतलब ये होता है कि अगर वो इस तरह उसने अपने बात को बताया तो उसको बताते हुए आप अपने लफ्ज़ों में ज़िक्र करते हैं। सही है। पैराफ्रेजिंग पे अलग वीडियो बना देंगे, लेकिन शॉर्टली मैं बता देता हूँ एक छोटी सी एग्जांपल। अगर कहा जाता है कि अली एक अच्छा बच्चा है, वो रोज़ाना स्कूल जाता है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है।
अगर इसी बात को दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो क्या कहा जाएगा, अली इज़ अ पंचुअल स्टूडेंट। क्लियर हो गई बात। तो इसी तरह कभी पैराफ्रेजिंग की जाती है तो बात मुख्तसर हो जाती है, कभी डिटेल में भी लेकर जाना पड़ जाती है। तो भाई ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स, आपके अंदर अगर ये स्किल है ना, आप पूरा अखबार थोड़ी ढूंढ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि भाई ये क्या है और वो क्या है, आपको अपने मतलब की चीज़ ढूंढना आनी चाहिए। सबसे पहले पता है क्या करना है आपने, मैं यहाँ पर एक टिप दे देता हूँ रीडिंग कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की। पढ़ने से पहले ना क्वेश्चंस को देख लो, उसमें पूछा क्या जा रहा है। अगर उसमें कोई ख़ास बात पूछी जा रही है तो उसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश करो कि यार ये कहाँ पर होगी। सही है, एक दफ़ा गो थ्रू कर लो, उसके बाद अगर उन क्वेश्चंस को दोबारा तुम देखोगे तो जल्दी से पहुँच ही जाओगे। क्लियर है। टॉपिक बहुत आसान है तो पहले देख लो, तुम्हारी मर्ज़ी है। सही है, डिटेल्स को भी तुम खुद ही फाइंड आउट कर सको। तो बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, अभी आगे भी है। सही है। रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन नॉन प्रोज। नॉन प्रोज का मतलब ये है कि अगर कहीं ग्राफ या टेबल या चार्ट या इस तरह की कोई और चीज़ डायग्राम वगैरह बताई गई है तो आप उसको इंटरप्रेट करना जानते हो। इंटरप्रेट का मतलब ये होता है कि उसने बता दिया, तुम उस बात की वजाहत करके बता रहे हो कि इसका मतलब ये है। क्लियर है, वही पैराफ्रेजिंग अपने लफ्ज़ों में तुम बताओगे। अंडरस्टैंडिंग ओपिनियंस, आपको ये भी पता होना चाहिए राइटर अगर ओपिनियन की बात कर रहा है, ओपिनियन दे रहा है या किसी और की ओपिनियन पेश कर रहा है तो वो क्या मतलब है इस बात का। कहीं ऐसा तो नहीं है वो बायस हो रहा है, कहीं ये किसी की फेवर में तो बात नहीं कर रहा है, कहीं ये एक साइड पे तो नहीं जा रहा है। इस दोनों सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मतलब दिमाग बिल्कुल ओके चलना चाहिए, वरना ये काम नहीं हो सकेगा। आइडेंटिफाइंग टोन, टोन का भी पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो टोन होती है बहुत ही ज़्यादा तल्ख हो जाती है। मूड, स्टाइल, ये फ़ौरन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और ये कैसे आता है, ये आपको पढ़ के पता चल जाता है कि यार ये इस टोन में बात कर रहा है, ये असल में गुस्से में आ गया है। कभी होता है कि वो कह रहा होता है कि हाँ और उसका मतलब होता है ना। जैसे अगर पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के बारे में कोई बात करे तो वो यूं कहेगा सार्कास्टिकली कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, यहाँ के लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, यहाँ पर ईमानदारी का चर्चा है। तो मतलब ये है कि नहीं है। गेटिंग, टोन आपको पता चल जाती है। ये मैंने वैसे एक एग्जांपल दी है, हर टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट सिचुएशन होती है। तो ये तो वो स्किल्स थी। अब लेवल के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि कम्प्रीहेंशन में किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके लेवल्स क्या है। तो देखो ये 3 लेवल होते हैं वैसे। फर्स्ट लेवल जो होता है लिटरल कहलाता है। लिटरल का मतलब कहते हैं ना, लिटरली मेरी बात का मतलब क्या था, वर्ड्स, व्हाट इज़ एक्चुअली स्टेटेड, जो बताया गया है वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। सही है, ये फर्स्ट स्टेज है। और ये बहुत ही आसान होती है, जिसमें फैक्ट्स एंड डिटेल्स वगैरह होती हैं, वही बातें पूछी जाती हैं। बिल्कुल ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो बिल्कुल सरफेस है, यानी आपको वही वाली बात जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उनके आंसर्स आपको टेक्स्ट में ही मिल जाते हैं, लफ्ज़ों में मिल जाते हैं। सही है, ये लिटरल लेवल है, पहला लेवल है, बहुत ही आसान होता है। अगर इस तरह का टेस्ट अगर नज़र आता है ना तो वो ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब ये कि ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस होंगे, हाँ या ना वाली बात, सही है या गलत है, फिर इन द ब्लैंक्स हो सकती हैं। वही वाली बात है कि आपने ढूंढना है कि हाँ इसका जवाब क्या था। सही है, MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं। तो ये है वो चीज़ें जो कि इसमें पूछी जाती है। नेचर ऑफ क्वेश्चंस वही है कि वही हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, इस तरह की बातें आपसे पूछी जाती है। वो कौन था, क्या था, कब, कहाँ, कैसे। सही है, ये पहला लेवल है, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला है, ये तो बच्चे भी कर लेते हैं। अब हम ज़रा आगे चलते हैं और वो है इंटरप्रेटिव लेवल, यानी इंटरप्रिटेशन इसमें आपको करनी होती है। व्हाट इज़ इम्प्लाइड, देखो दो तरह के मतलब होते हैं। एक वो होते हैं जो कि लफ्ज़ों में पता चल जाते हैं। देखो एक तो होते हैं वर्ड्स। अब वर्ड्स के जो मीनिंग्स होते हैं ना, कभी तो मीनिंग्स हमें वर्ड से पता चलते हैं और कभी कभी मीनिंग्स वर्ड्स में नहीं होते बल्कि हमने इन्फर करना होता है, यार इसका मतलब क्या, ये कहना क्या चाह रहा है, ये वाली बात। सही है, व्हाट इज़ इम्प्लाइड और मीन्ड रादर दैन व्हाट इज़ एक्चुअली स्टेटेड, जो एक्चुअली कहा जा रहा है इसके बजाय इसका मतलब है क्या, इंटरप्रेटिव लेवल कहलाता है ये। सही है, इसके अंदर आप इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, वही लिंक करते हैं पुरानी बातों को। सही है, वो प्रायर नॉलेज एक्सपीरियंस को। सही है, उससे इसका ताल्लुक होता है। रिलेटिंग न्यू लर्निंग विद ओल्ड वन, जो आपकी पुरानी वाली
लर्निंग है, नॉलेज है, उससे आप रिलेट कर रहे होते हैं उन बातों को जो आप पढ़ रहे होते हैं। कुछ बातें इंसान को पहले की भी पता होती है ना, इतना तो पता चल ही जाता है कि अगर इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है या वो ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है तो वो कैसे समझ रहा है। ये वाली बातें तो ऑलरेडी उसको ज़रूर पता होंगी। सही है। अच्छा, मेकिंग लॉजिकल गैस, इसके अंदर आपने लॉजिकली चीज़ों को रिलेट भी करना होता है, गैस भी कर लगाना होता है कि इसका अंदाज़ा, यानी ऐसा जो तुक्का हो, बेतुका ना हो। सही है, वो करते हैं आप इसके अंदर। और रीडिंग बिटवीन द लाइंस, असल में जब आप यहाँ पर रीडिंग करते हैं ना तो इस कंप्रीहेंशन में आप करते क्या हैं, व्हाट इज़ मीन्ड बाय व्हाट इज़ स्टेटेड, जो कहा गया है और या बयान किया गया है उससे असल में मतलब है क्या, मुराद राइटर का। सही है। तो और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं भाई, ये पहले वाले में ऑब्जेक्टिव थे, ऑब्जेक्टिव मतलब वही एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स वगैरह, लेकिन यहाँ वो नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्टिव है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूँ एक बात, टाइम निकाल के समझ लो। दो चीज़ें होती है, एक होती है ऑब्जेक्टिव, एक होती है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये कि जैसी चीज़ नज़र आ रही है ना बिल्कुल वैसे ही उसको प्रेजेंट कर देना, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। सब्जेक्टिव के अंदर ये ज़रूरी नहीं होता कि जैसा आपने उसको देखा आपने बता दिया, बल्कि उसके अंदर सब्जेक्टिव में आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट वगैरह, ओपिनियन को भी इन्वॉल्व कर देते हैं। अब यानी अपनी निगाह से बताते हैं कि मेरी निगाह में ये चीज़ ऐसी है, मुझे ऐसा दिख रहा है। पूरी दुनिया को दरख्त दिख रहा था, नीम ट्री, लेकिन शायर ने उसको देखा तो उसने कहा कि नहीं, ये दरख्त नहीं है, ये एक इंतहाई मजबूत इंसान है जो कि ख़ुद तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा है और दूसरों को राहत पहुंचा रहा है। अब ये जो चीज़ उसने इस तरह देखी ना अपनी निगाह से, ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ओपन एंडेड होते हैं, उसमें ये बात नहीं होती कि जैसा है वैसा बता दो। आपसे पूछा जाता है तुम्हें कैसा लगता है, वही वाली बात है ना कि जो उसने बताया तुम्हें क्या समझ में आया। सही है। और ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसके अंदर आपके थॉट प्रोसेस को प्रोवोक किया जा रहा होता है। थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस इसमें लाए जाते हैं। वाई, ऐसा क्यों था। अब क्यों का मतलब आप बताते हैं कि शायद ऐसा था, शायद इस वजह से। व्हाट इफ़, अगर ऐसा होता तो क्या होता, कैसे, इस तरह की बातें। तो दूसरा लेवल समझ में आ गया तुम्हें। अब आओ थर्ड लेवल पर, वो कहलाता है अप्लाइड। और इसमें क्या होता है, जो तुमने पढ़ा सीखा उसी चीज़ को तुम आगे रिलेट करके बता रहे होते हैं। इस लेवल पर जो कि थर्ड लेवल है, मतलब आला मकाम आ गया। अब यहाँ पर एनालाइज करना सीख रहे होते हो तुम। एनालाइज का मतलब और सिंथेसिस का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर कोई चीज़ मौजूद है और तुम उसके जुज़ पर डिस्कशन कर रहे हो, तज्जिया कर रहे हो, तो एनालाइज। सही है, एनालिसिस कर रहे होते हो। और सिंथेसिस का मतलब ये नहीं होता, बल्कि सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि चीज़ें बिखरी हुई थी लेकिन तुम उसको रिलेट कर रहे होते हो। वैसे सिंथेसिस का मतलब वो मेक और फॉर्म वाला होता है ना, वही वाला सेंस है यहाँ पर। यानी यूँ समझ लो, जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, वो थी इस्लामिक। और अब अगर तुम उसको सुनना चाहते हो तो मेरे वाले चैनल पर जाके देख लेना, जो कि इस्लामिक चैनल है। इस शहबाज मुस्तफ़ाई करके सर्च करेंगे तो आपको मैं नज़र आ जाऊँगा। मैंने उसमें तो लिबरल तबका है, आए दिन क्यों मसले खड़े करता है, इनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है। तो वो बात मैंने कहीं पढ़ी नहीं थी, वो सिंथेसिस थी। वो क्या थी, मतलब ये कि इंग्लिश लैंग्वेज हिस्ट्री में मैंने देखा कि वो ज़माना आया था रिनेंसा का, जब वो मुसलमानों ने कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको कुस्तुनतुनिया कहा जाता है, वो फ़तह कर लिया था। तो वहाँ पर जो यूनानी फ़लसफ़ी थे वो भाग कर इटली आ गए थे। अब ज़ाहिर है वो आए थे तो अपना फ़लसफ़ा भी साथ लाए थे, अपना इल्म भी साथ लाए थे। वहाँ आकर उन्होंने वो सुनाना शुरू किया। फिर वो बातें ऐसी थी जो कि आज़ादी की बातें थी कि इंसान को कैद क्यों किया जा रहा है, मतलब उस पर रोक टोक क्यों मज़हब की। इंसान इंसान है, जो चाहे वो पसंद करे। ये क्या है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। सही। तो इस तरह की वो बातें थी। फिर लोग वहाँ से इम्प्रेस हुए, वो क्रिश्चियनिटी से तंग आए हुए तो उस दौर में उन्होंने उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। मैं मुख्तसर करके बता रहा हूँ। अब ये वाले जो दौर के लोग हैं और ये इस तरह की आज़ादी की बातें कर रहे हैं, असल में ये कोई नई बात नहीं कर रहे, ये वही वाली बातें कर रहे हैं जो कि फेल हो चुकी हैं। और ये वही वाली बातें हैं जो कि इनके पुरानों ने उस ज़माने में की थी। अब ये सिंथेसिस
इस तरह ही बन गया कि मैंने इस चीज़ को वहाँ पर रिलेट किया और मुझे सिमिलैरिटी नज़र आ रही थी। सही है। और बहुत सारी चीज़ें कि यार ये यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसी है, वहाँ पर भी ऐसी है, ये सिंथेसिस बन जाता है। आप रिलेट करते हैं चीज़ों को, दो अलग अलग। मैंने शायद ज़्यादा लंबी कर दी बात, तो भाई कर दी हो तो माफ़ कर देना, वरना तो जाने दो। अप्लाइंग, जो तुमने पढ़ा है तुम उसको अप्लाई करते हो, यानी अब तुम क्या करते हो कि वो इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें मिली उसको दूसरी जगह अप्लाई करके देख लेते हो कि इस सिचुएशन में अगर ये हुआ है, अगर इस जैसी सिचुएशन कोई और हो तो फिर क्या होगा। सही है। तो भाई ये 3 लेवल्स हो गए। एक एग्ज़ाम्पल भी देख लो ताकि तुम ये ना कहो कि सिर्फ बताया मैंने और एग्ज़ाम्पल नहीं दिखाई और तुम नाराज़ हो जाओ। तो तुम्हें नाराज़ नहीं होना है, तुम एक एग्ज़ाम्पल देख लो। तुमने इस पैराग्राफ को जो कि इटैलिक किया हुआ मैंने पढ़ना है, स्टॉप कर लो वीडियो को, टाइम ले लो, कोई मसला नहीं है, और फिर मैं इसके आंसर्स आपको बताता हूँ। अच्छा, पढ़ लिया होगा तुमने, हाँ। तो देखो इस पैराग्राफ के अंदर क्या बातें हो रही हैं, क्वेश्चंस नहीं पूछे, लेकिन अगर आप आंसर्स देखें तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइन आपको मिल जाएगी। वो बोल रहा है कि आंसर में ये बताया जा रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस जो है ना उसको आप अंडरलाइन कर लें कि ये मेन आइडिया को बता रहा है। देखें ज़रा, द कंडक्ट रूल्स ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन आर क्लियर। देखो ये वाले ही सेंटेंस को देखकर, इसके कीवर्ड्स को देखकर हमें पता चल गया कि एग्ज़ामिनेशन में बैठने के रूल्स बताए जा रहे हैं यहाँ पर। सही है। तो पहली बात तो ये है, मेन आइडिया पता चल गया। अब पता चल गया कि आगे यही वाली बातें होंगी। इट इज़ लाइक अ टाइटल पेज। सही है। What can be concluded from the information is, if you do not follow the rules you will automatically fail the test। अब जो कंक्लूड हुआ, जो कि शायद लफ्ज़ों में नहीं है, वो ये कि अगर तुमने फॉलो नहीं किए तो यू विल ऑटोमेटिकली फेल द टेस्ट, इस टेस्ट में तुम फेल हो जाओगे। देखो कंक्लूजन यही है ना, लास्ट वाले में देखो, एट द एंड ऑफ द टेस्ट पीरियड ऑल मटेरियल विल बी रिटन, फेलियर टू अबाइड बाय दिस, ये लास्ट सेंटेंस। सही है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब तुम ये भी देख लो, दिस कंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन इज़ फाउंड इन द लास्ट सेंटेंस, ये मैं अभी आपको बताया था। और आखिरी बात, अगर आपको सब्जेक्ट मैटर नहीं समझ में आता और नहीं समझ सके आप, तो यू हैवेंट आइडेंटिफाइड द टॉपिक भी आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपको मेन आईडी पे समझ में नहीं आएगा, कंक्लूजन भी समझ नहीं आएगा। तो भाई ये थी आज तक की ये बात, रीडिंग कम्प्रीहेंशन क्या है, कौन कौन से स्किल्स इसके लिए होने चाहिए, और इसके लेवल्स क्या क्या होते हैं। यहाँ तक रखते हैं हम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।